हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेस्क में। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम डेस्क और मैं आपका साथी सुनील आज आपके लिए सामने लेकर आ रहा हूं बायोलॉजी का बहुत ही शानदार टॉपिक, जो क्या है टिश्यू। अपन ने इसका फर्स्ट पार्ट देख चुके थे, वहां पर अपन ने थ्योरी डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज के इस क्लास में दोस्तों जो अपन ने फर्स्ट पार्ट देखा था इसका, जो कल की क्लास थी, उससे रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज की इस वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये MP पुलिस के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर का MP पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, और जो तमाम SSC के भी कुछ क्वेश्चन है जो कि SSC में आए हैं, और व्यापम की भिन्न भिन्न टाइप्स की जो एग्ज़ाम होती है वहाँ पर जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने पिक किया है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को देखते आइए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आपने कल का जो वीडियो देखा है तभी इस क्वेश्चन को जो है आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक, अदरवाइज अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। उसके बाद जो है आप अगर MCQ लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि आसानी से जो है आपके सारे के सारे MCQ कवर हो जाते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। इसके बाद दोस्तों अपन जो अपना जो आगे वाला जो टिश्यू के जो बच जाते हैं क्वेश्चन, मतलब कि जो बाकी जो टिश्यू बचे हुए हैं, ऊतक जो बचे हुए हैं, उनको अपन कवर कर लेंगे। ठीक, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप, अगर आपसे बनता है तो क्वेश्चन में क्या बोला है, किस ऊतक में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब है अंतर कोशिकीय स्थान, किस जो है ऊतक में नहीं पाया जाता। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, आप आई होप आपको पता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, इसीलिए ये कैसा होता है, लचीला होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, जो सेकंड क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है। तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और इसका आंसर है क्या, ऊतक। तो कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं, या इसे अपन टिश्यू भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मतलब कि स्टडी ऑफ टिश्यू, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हिस्टोलॉजी। आप याद रखेंगे, इसको क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी। ठीक है, लॉजी बेसिकली क्या होती है, लॉजी का मतलब ही ये होता है कि किसी चीज़ का अध्ययन जब करने की बात आएगी तो उसके पीछे में जो है प्रीफिक्स क्या सफिक्स क्या लगेगा, लॉजी लगेगा। तो हिस्टोलॉजी में क्या होता है, ऊतकों का अध्ययन। ठीक है, इसे हिंदी में ऊतकलॉजी भी बोला जाता है। तो आप इसे इंग्लिश में ही याद रखेंगे, क्योंकि हिंदी में कभी भी जो है आपसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर, हमेशा जो दिया रहेगा हिस्टोलॉजी ही दिया रहेगा। अगर लिखना भी रहेगा उसे हिंदी में तो इस टाइप से लिखेगा, कैसा, हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ऊतक शब्द किसने दिया। तो जो ऊतक है शब्द दोस्तों, ये किसने दिया था, मैंने कल आपको बता दिया था। एन ग्रू नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने जो है ऊतक शब्द दिया, एन ग्रू। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की वृद्धि में भाग लेने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है। तो ये दोस्तों घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि जो पौधों की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, वृद्धि में भाग लेते हैं, तो उनके जो कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। मैंने एक शब्द आपको बताया था, केवल और केवल ग्रोथ, और उससे रिलेटेड जो टिश्यू था वो कौन सा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसका राइट आंसर क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभज्योतक ऊतक इसे बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि का कारण क्या है, मतलब कि जो उस टिश्यू का नाम बताना है आपको जो कि प्लांट्स के जो तने में ग्रोथ करते हैं, मतलब कि तने की मोटाई को वृद्धि करते हैं। तो उस टिश्यू का क्या नाम था, मैंने आपको कल बता चुका था। तो वो है दोस्तों लेटरल टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये टाइप होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। ठीक, और अपन ने कल बात की थी कि जो टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, मेजरली 2 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं,
एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा जो था परमानेंट टिश्यू, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अपन ने पूरी की पूरी बात कर ली थी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, ठीक है। उसमें मैंने उसका जो फंक्शन भी बताया था कि एपिकल टिश्यू का फंक्शन मेनली क्या होता है, तो आपको याद रखना है। फिर से अगेन एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो एपिकल टिश्यू होता है दोस्तों, उसका जो मेनली फंक्शन ये होता है कि जो पौधों की जो है लेंथ में, मतलब कि जो लंबाई में ग्रोथ करवाते हैं, वो उन टिश्यू को अपन एपिकल बोलते हैं। जो उसके तने में वृद्धि करते हैं, जो उनके तने की मोटाई को बढ़ाते हैं, उनको अपन लेटरल बोलते हैं। और जो उनके पत्तियों की वृद्धि को करते हैं, मतलब कि पत्तियों के इंटर नोड में पाए जाते हैं, उनको टिश्यू को अपन इंटरकैलरी बोलते हैं, ठीक। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ करने वाले ऊतक को क्या बोला जाता है। तो अगेन दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आपसे पूछा जाएगा सेकेंडरी ग्रोथ, या इसे द्वितीयक वृद्धि बोलते हैं। तो इस ऊतक को फिर से अपन लेटरल ऊतक ही बोला जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ के माध्यम से ही जो है कैम्बियम का निर्माण होता है पौधों में। और कैम्बियम जो दोस्तों, उसे अपन एनुअल रिंग से भी बोलते हैं कैम्बियम को, है ना। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछता है कि जो पौधों की जो है आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है। तो जो एनुअल रिंग्स है, या जिसे अपन वार्षिक वलय बोलते हैं, वो भी किसके कारण बनते हैं, तो वो भी जो दोस्तों बनते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है ये क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, पौधों में वार्षिक वलय किस कारण बनते हैं, तो ये भी दोस्तों लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही कारण बनते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन किस कारण होता है। तो ये आपको आई होप नहीं बन रहा होगा, क्योंकि ये अभी अपन याले टिश्यू को पढ़ने वाले हैं। फिर भी क्वेश्चन में था तो मैंने उठा दिया। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा, जिसके कारण क्या होता है, सॉरी कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा नहीं कोलेनकाइमा, क्या है ये, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के कारण जो है पौधों में लचीलापन होता है, जिसके कारण जैसे कि आप देखते होंगे कि जब आंधी तूफान आती है तो बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं पौधे, फिर भी नहीं टूटते। तो वो किसके कारण होता है, वो कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण ही होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन की बात आई तो अपन और 2-3 क्वेश्चन को यहीं पर पिक कर लेते हैं, बाकी अपन थ्योरी पोर्शन अभी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि पौधों में कठोरता किस ऊतक के माध्यम से होती है। तो जो पौधों में जो है दोस्तों कठोरपन किस ऊतक के कारण होता है, तो स्क्लेरेन्काइमा जो होता है 3rd नंबर का अपन अभी पढ़ेंगे, उसके कारण पौधों में क्या होता है, अपना कठोरता होती है, मतलब कि उसे मैकेनिकल सपोर्ट जो है मिलता है किससे, स्क्लेरेन्काइमा से। और एक ऊतक रह जाता है पेरेन्काइमा, ठीक। तो पेरेन्काइमा का वर्क करता है, पेरेन्काइमा का मेनली जो काम है वो क्या है, भोजन का निर्माण करना, है ना। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दोस्तों, वो उनके जो सेल ऑफ ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, पेरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक। तो इतने क्वेश्चन थे। और जो क्वेश्चन है जो क्या क्या व्यापम पूछता है, उनको भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपसे पूछ लेगा कि आपको तो फर्स्ट बात ये भी पता होनी चाहिए कि जो उनका जो बोलना चाहिए क्या, विभाजीकरण, मतलब कि कौन सा ऊतक किस कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो उसमें 3 प्रकार के ऊतक आते हैं, आपको वो याद रखना है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। दूसरी चीज, अब अपन बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। चलो, तो आई होप आपको बराबर दिख रहा है ना, बराबर। चलो ठीक है, तो अब परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं अपन, कौन से ऊतक की, परमानेंट टिश्यू की, परमानेंट टिश्यू, या इसे आप क्या बोल सकते हैं, स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक। ये दोस्तों मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है।
टिश्यू, और एक होता है दोस्तों, आप इसे फर्स्ट नंबर डालेंगे, दूसरा होता है जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि बताइए कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का भाग कौन सा है। ठीक, तो ये किस आधार पे इनको डिवीजन किया गया है, तो आपको याद रखना है इसमें जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं इसमें एक या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का ग्रुप होता है। ये एक या एक से समान या असमान कोशिकाओं का ग्रुप होता है। कोशिकाओं का समूह बोल सकते हो या ग्रुप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो अगर डिफरेंट टाइप की कोशिका अगर जाकर मिल रही है तो कौन से ऊतक का निर्माण करेंगी, तो वो करेंगी दोस्तों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, अर्थात जटिल स्थायी ऊतक। ठीक, और बात करते हैं अपन सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो यहां पर आप लिखेंगे कि एक समान कोशिकाएं होती है इसमें, एक समान कोशिकाएं, मतलब कि अगर एक समान कोशिका है मिलकर बन रही है तो वो किस टिश्यू का निर्माण करेंगी, तो वो सिंपल परमानेंट टिश्यू का निर्माण करेंगी, है ना। तो इसमें जो कोशिकाएं होती मेनली एक समान कोशिकाएं होती है पर सिंपल परमानेंट टिश्यू में। अगेन इसे दोस्तों जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कौन कौन से हैं। तो इसे अपन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तो आप लिख लीजिए, इसका नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन कौन से आएंगे, तो फर्स्ट है दोस्तों पेरेन्काइमा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप बस थोड़ा आप इसे ध्यान से समझिएगा तो आसानी से आपसे जो बनना चालू हो जाएगा। और हाँ, इसे आप नोट्स कर लीजिए कॉपी पेन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिश्यू है ना। पेरेन्काइमा के बाद कोलेनकाइमा। देखो, काइमा का मीनिंग ही होता है ऊतक, है ना, और इसे हिंदी में मृदुतक बोलते हैं, इसे दृढ़तक बोलते हैं, स्थूलोतक बोलते हैं, और जो स्क्लेरेन्काइमा है उसे दृढ़ोतक ऊतक बोला जाता है। सी जो है स्क्लेरेन्काइमा, इसे दृढ़ोतक ऊतक बोला जाता है, इसे स्थूलन ऊतक और इसे मृदुतक ऊतक। इनके नाम के आधार पर ही जो हिंदी में अगर बोले तो एग्जामिनर हिंदी में कभी भी आपसे नहीं पूछेगा, मृदुतक नहीं बोलेगा, क्योंकि मृदुतक से ही उसका मीनिंग स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो एग्जामिनर भी सोचता है कि भाई थोड़ा तो इनको हार्ड दूं, है ना। तो पेरेन्काइमा हिंदी में भी लिखेगा तो आपसे सिर्फ आपको क्या लिखेगा, तो यहाँ पर अगर आपको हिंदी में से लिखूँ मैं तो पेरेन्काइमा ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, कोलेनकाइमा, और जो थर्ड नंबर है हमारा कौन सा, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो इनको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, तो एक होता है दोस्तों जाइलम, एक होता है क्या जाइलम, और जो दूसरा होता है फ्लोएम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टिश्यू है ये जाइलम और फ्लोएम। इसे मेनली अपन क्या बोलते हैं, इन दोनों को ही संवहन बंडल भी बोला जाता है, या इनका दूसरा नाम संवहन ऊतक भी बोला जाता है। कई बार एग्जाम में इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से संवहन ऊतक कौन सा है, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही के दोनों कौन से ऊतक है, संवहन ऊतक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम क्या है, संवहन ऊतक है। अब बात करते हैं एक एक से इनको लेते हैं और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी अपन अब बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, शॉर्ट में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में उसी को अपन जो है पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला ही टॉपिक तो यही हो जाता है कि ये जो है किस कौन सी सेल्स के बने होते हैं, तो एक समान सेल्स के बने होते हैं, एक समान सेल के बनते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा है दोस्तों, जो
स्टार्टिंग में अपन ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो क्या होता है, कुछ समय पश्चात अपनी जो विभाजन करने की क्षमता खो देते हैं। आपने सुना है दोस्तों, जैसा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये अपने जीवन पर्यंत अर्थात पूरे जीवन भर क्या करते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। और इनका जो डिवीजन है किस कारण से होता है, मतलब कि कौन से डिवीजन से होता है सेल के, तो एक शब्द आप याद रखेंगे, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक। तो समसूत्री विभाजन के कारण ही जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा विभाजित होते रहते हैं और इसे हिंदी में बोलते हैं मिटोसिस डिवीजन, मिटोसिस डिवीजन। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है, ठीक। तो ये आप लिख लेंगे, समसूत्री विभाजन के माध्यम से ही जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होती है, विभाजन होती है। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है विभाजन की क्षमता खो देते हैं तब जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि इनका निर्माण किससे हुआ है, तो इनका निर्माण जो हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, ठीक। तो इनका निर्माण किस चीज से हुआ है, तो इनका निर्माण जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही हुआ है। इनकी सेल दोस्तों जीवित भी हो सकती है और मृत भी हो सकती है, ठीक है। मतलब कि ये जो होते हैं लिविंग और जो नॉन लिविंग दोनों ही टाइप की इनकी सेल्स होती है। दूसरा इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों, इनका जो है एक विशिष्ट कार्य करने के लिए इनका एक अलग आकार हो जाता है, आकार ग्रहण कर लेती है कौन सी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तब निर्माण होता है परमानेंट टिश्यू का, ठीक है। और बात करते हैं तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ये पतली और मोटी होती है। जिस टाइप से दोस्तों आप देखेंगे कि इनकी जो कोशिका भित्ति है किनारों पर मोटी होती है, ठीक है। और ये सारी की सारी इनकी सभी की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज मटेरियल की बनी होती है, ठीक। चलो ठीक, तो अगला पॉइंट इसका लिखेंगे आप। अगला जो पॉइंट है इसमें क्या है कि जब इनका जो आकार है दोस्तों एक विशिष्ट कार्य करने के लिए जो विभेदन की क्षमता खो देता है, मतलब कि विभाजन होने की क्षमता ये जो टिश्यू है खो देते हैं, तो उसे अपन डिफरेंशिएशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, ये जिसे अपन विभेदीकरण बोला जाता है, विभेदीकरण, ठीक है। चलो, ये 3 टाइप्स की होती है, ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और ये सभी के सभी कैसे होते हैं, समांगी होते हैं। समांगी मतलब होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस सेल से इनका निर्माण होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का। तो फर्स्ट टाइप आप लिखेंगे पैरेन्काइमा, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं और उसमें जो पहला टाइप अपन ने देख लिए थे वो क्या था, पैरेन्काइमा, जिसे मृदुतक ऊतक बोला जाता है। तो पहला क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो कोई बात नहीं, अपन इंग्लिश का टीचर तो है नहीं भाई है ना। चलो, तो पैरेन्काइमा की बात करते हैं, यहाँ पर ई ही आएगा, ए नहीं आएगा, है ना। चलो, पैरेन्काइमा जो होता है टिश्यू, ये सबसे सिंपल टिश्यू होते हैं, मतलब कि सबसे सरल ऊतक होते हैं। तो पहला पॉइंट इसका क्या है, ये कि ये कैसे होते हैं, ये सरल ऊतक होते हैं, ठीक है। सबसे सरल ऊतक होते हैं। दूसरा इसका मेन काम है दोस्तों, इनका जो कार्य होता है, इनका कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य होता है भोजन का निर्माण करना। भोजन का निर्माण करके इनका जो स्टोर करते हैं, भोजन का निर्माण करके जो क्या करते हैं, इनको स्टोर करके रखते हैं या इनका संग्रहण करते हैं। तो जो भोजन को स्टोर करते हैं वो टिश्यू कौन से होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये जो टिश्यू होते हैं ये पौधों को जो है सपोर्ट भी प्रदान करते हैं, पौधों को सपोर्ट प्रदान करते हैं, ठीक है। सपोर्ट प्रदान करते हैं पौधों को। उसके बाद इनकी जो सेल होती है ये कैसी होती है, इनकी कोशिकाएं हमेशा जीवित रहेंगी। इनकी कोशिकाएं जीवित रहती है, ठीक है। अब जीवित रहती है तो दोस्तों इनमें जो है छोटे तौर पर जो सेल डिवीज़न भी होते रहता है, ठीक है। मतलब कि जब
आवश्यकता होती है तभी इनमें जो है सेल डिवीज़न का भी काम होते रहता है। तो जो सेल डिवीज़न होता है पेरेन्काइमा में, आप इनको भी याद रखना है। दूसरा है दोस्तों, इनके बीच जो है गैसों का विनिमय होता है, ठीक है। तो 5वां पॉइंट है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि गैसों का आदान प्रदान किस ऊतक के कारण होता है, तो ये पेरेन्काइमा के कारण ही होता है, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। इनका काम और एक है कि आधारी पैकिंग का कभी काम करते हैं। मतलब कि ये कैसे होते हैं, आधारी पैकिंग का कार्य करते हैं ये ऊतक। और दोस्तों ये आगे बात करते हैं कि इनमें जो है इनकी ये कहाँ पाए जाते हैं। तो आप इनको जो आप अगर स्लाइड में देखते हैं कि इनकी पौधों की पत्ती, तना और जो जड़ होती है उनकी एपिडर्मिस सतह के ऊपर, एपिडर्मिस का मतलब होता है कि ऊपरी सतह को अपन एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस सतह पर आप ये जो पेरेन्काइमा टिश्यू है ये पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें दोस्तों कुछ ऊतक जो होते हैं वो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है किस ऊतक में होती है, तो उस ऊतक को अपन क्लोरेन्काइमा ऊतक बोला जाता है। तो उस ऊतक को जो जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उस ऊतक को क्या बोलते हैं, तो उस ऊतक को क्लोरेन्काइमा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शब्द आपको याद रखना है। क्लोरेन्काइमा जो होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसी के कारण जो है ये प्रकाश संश्लेषण की जो है क्रिया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो जो आपने देखा होगा एयर बंडल्स, ठीक है। इनके बीच बीच में क्या होती है, जैसे कि आप देखते होंगे दोस्तों जो जली पौधे होते हैं जिनका जो जल में उगते हैं, किस चीज़ में उगते हैं, जल में उगते हैं, ठीक है। मतलब कि जो जली पौधे होते हैं उनमें दोस्तों जो तैरने के लिए जो क्या होता है, तैरने के लिए एयर कैविटी होती है, एयर कैविटी होती है, ठीक है। तो जो एयर कैविटी होती है वो किस कारण होती है, तो वो भी पेरेन्काइमा टिश्यू के ही वजह से होती है। और जो एयर कैविटी वाले टिश्यू को एरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम है, तैरने के लिए जो एयर कैविटी होती है उसको अपन बोलते हैं एरेन्काइमा, ठीक है। तो दो टर्म आपको याद रखना है, एक क्लोरेन्काइमा और दूसरा एरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा क्या है, तो इसका काम क्या है, इसका काम है प्रकाश संश्लेषण करना। और एरेन्काइमा का काम क्या है, पौधों को जो है तैरने में सहायता प्रदान करना। तो जो पौधे जो तैरते हैं किसके कारण तैरते हैं, एरेन्काइमा के कारण तैरते हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है यहाँ से, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। इसके बाद करते हैं तो इनमें जो है दोस्तों कोशिका, इनकी जो पौधे होते हैं इनमें जो कोशिका द्रव्य भरा रहता है बहुत ज़्यादा, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होता है, जीव द्रव्य भरा रहता है, जीव द्रव्य भरा रहता है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन सभी में मैं बात करूं तो क्लोरेन्काइमा जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। एरेन्काइमा जिसके कारण क्या होता है, पौधे जो है तैरते हैं, ठीक है। पौधों का तैरना किस कारण होता है, एरेन्काइमा टिश्यू के कारण होता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का ही टिश्यू है, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। दूसरी चीज़ बात करते हैं अपन कि इनमें जो है आधारी पैकेजिंग का काम करते हैं कौन, पेरेन्काइमा। और दूसरा है फूड को स्टोरेज करना। मेन काम इनका क्या है, फूड को स्टोरेज करना। क्योंकि दोस्तों ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, जीवित होते हैं, ठीक है। जब जीवित हो गए तो जब खाना बनेगा इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो मतलब इनका भोजन का निर्माण होगा, ठीक। तो जब भोजन का निर्माण होगा तो ये कैसे क्या काम करेंगे, उनको स्टोर भी करेंगे, ठीक है। तो इनका आपको पेरेन्काइमा से आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि जो भोजन का स्टोरेज करते हैं वो किस ऊतक के कारण होता है, तो वो पेरेन्काइमा के कारण होता है, ठीक है। दूसरा परमानेंट टिश्यू का भाग है वो कौन सा है, अब बात करते हैं कोलेनकाइमा की, कोलेनकाइमा, ठीक है। तो इनकी जो सेल है दोस्तों ये कैसी होती है, इनकी जो सेल है मृत होती है, मृत कोशिका होती है,
ठीक है, इनकी जो सेलों का ग्रुप जो होता है, इनमें जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है। इसी के कारण दोस्तों आपने देखा होगा जो पौधों में लचीलापन है, लचीलापन, ठीक है, वो किसके कारण होता है? तो कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण ही जो पौधों में लचीलापन होता है, ये जिससे कि क्या होता है कि जब पौधे आंधी या तूफान में जब मुड़ते हैं तो वो आसानी से क्या है, टूटते नहीं है, ठीक है। तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी किस ऊतक के कारण होती है? तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आप एक टर्म इसको नाम दे सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण होती है? कोलेनकाइमा के कारण होती है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो नहीं पाया जाता, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, तीसरा पॉइंट इंटर सेलुलर स्पेस, मतलब अंतः कोशिकीय स्थान इनमें नहीं पाया जाता। किस चीज में? कोलेनकाइमा में। पेरेन्काइमा की बात करें तो पेरेन्काइमा जो है उनमें क्या पाया जाता है? इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, ठीक, उसमें पाया जाता था, इसमें नहीं पाया जाता। चलो अगला पॉइंट इसका जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तो देखेंगे आप, इनकी जो कोशिका भित्ति है दोस्तों, इनकी जो कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? पेक्टिन की बनी होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेक्टिन बेसिकली ये भी एक सेल्यूलोज का ही भाग होता है, मतलब कि ये भी एक टाइप का सेल्यूलोज होता है, ठीक है। तो जिसमें पेक्टिन की परत चढ़ती है जो कि इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। तो आप एक चीज ये भी याद रखेंगे कि जो कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबल किसके कारण होते हैं? पेक्टिन की कोशिका भित्ति सेल वाल के प्रेजेंट होने के कारण जो क्या होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं इतने ज़्यादा, ठीक है। तो कई बार व्यापम में पूछा भी है जो कि क्या कोशिका भित्ति, ठीक है। अभी लास्ट एसएससी का पेपर हुआ था तो वहाँ पर भी पूछा था दोस्तों, जो कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति या सेल वाल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, कौन से पदार्थ की बनी होती है, ठीक है। तो पेक्टिन युक्त सेल्यूलोज, ठीक है, जो सेल्यूलोज इसमें पाया जाएंगे उसमें क्या होगा? पेक्टिन होगा, ठीक। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं इनमें, और तो इसका जो अगला पॉइंट है, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जिस प्रकार से अपन ने जो तनों की एपिडर्मिस पे देखा था, तनों, जड़, अवर, जो पत्ती की एपिडर्मिस का मतलब होता है ऊपरी सतह, ऊपरी सतह पे पेरेन्काइमा को देखा था। तो जो कोलेनकाइमा होते हैं इनको ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों पर्णव्रंत, मतलब कि जो पर्णव्रंत होते हैं, पर्णव्रंत के एपिडर्मिस पे ये पाए जाते हैं, एपिडर्मिस, ठीक। और इतना ही इसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की। अगला जो है हमारा जो टिश्यू है वो कौन सा है? तीसरा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। ध्यान से आप पढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। इनकी क्या विशेषता है? तो ये इनकी जो कोशिकाएं है कैसी होती है? लंबी व पतली होती है, लंबी व पतली होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये जो कोशिकाएं होती है ये कैसी होती है? मृत कोशिकाएं होती है, मृत कोशिकाएं होती है, मृत कोशिकाएं होती है, ठीक है। और दोस्तों तीसरा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी जो कोशिका भित्ति है, इनकी कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? लिग्निन। अब आप बोलेंगे लिग्निन सर ये क्या है? तो लिग्निन भी एक प्रकार का जो है सेल्यूलोज का ही बना होता है, लिग्निन, ठीक है। तो लिग्निन प्लस सेल्यूलोज दोनों ही पाए जाते हैं इनकी कोशिका भित्ति के ऊपर। लिग्निन जो बेसिकली होता है दोस्तों एक सीमेंट की तरह जो है बहुत ज़्यादा कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। इसी के कारण, लिग्निन के कारण ही जो है ये जो सेल होते हैं स्क्लेरेनकाइमा, जो टिश्यू होते हैं बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। इसी के कारण, इनकी कठोरता के कारण ही जो वृक्ष में या पेड़ों में, वृक्ष में कठोरता आती है, कठोरता वो किसके कारण आती है? स्क्लेरेनकाइमा के कारण आती है। तो आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बताइए कि कोशिकाएं जो वृक्ष में कठोरता किस ऊतक के वजह से होती है? कठोरता स्क्लेरेनकाइमा। वृक्षों में फ्लेक्सिबिलिटी किस ऊतक के कारण होती है? कोलेनकाइमा। वृक्षों में
फूड का स्टोरेज किस ऊतक के कारण होता है? पेरेन्काइमा। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं बात करूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करना है इसी क्लास में, ठीक है, आपको रट जाना चाहिए। अगेन फिर से आप मेरे साथ साथ बोलिए। बात करें फूड स्टोरेज या फूड मेकिंग, कौन सा ऊतक? पेरेन्काइमा, पी, ठीक है। प से क्या हो जाएगा? फूड, ऐसा आप लिख सकते हैं, या पैकिंग, ठीक है, इसे पैकिंग भी बोलते हैं, आधारी पैकिंग करने में, ठीक है। दूसरा जो हमने क्या बात करी थी? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल क्या है? कोलेनकाइमा, सी वाला क्या है? फ्लेक्सिबल, ठीक है। और जो तीसरा है क्या? हार्डनेस, ठीक है, इसका क्या काम है? हार्डनेस क्या है? स्क्लेरेनकाइमा, ठीक, हार्डनेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, तीनों के तीनों ही जो आपको याद रखना है। फर्स्ट वाले में क्या था? फर्स्ट वाले में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, सेकेंड वाले में भी इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, और इसमें भी स्क्लेरेनकाइमा में भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, ठीक है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, तो उनके बीच में एयर जो है वो बनती ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए इनका जो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, ठीक है, गैस का आदान प्रदान नहीं होता, ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अब क्या रह गया? तो एक दो टर्म आपको मुझे बताना था, एक टर्म आपको बताना था, स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से जो है आता भी है, स्टोमेटा। ये क्या होते हैं? तो इन्हें आप हिंदी में रंध्र भी बोला जाता है। हिंदी में कभी भी नहीं पूछता आपसे, हमेशा स्टोमेटा ही पूछेगा। तो स्टोमेटा के माध्यम से ही जो वाष्प उत्सर्जन की क्रियाएं होती है, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है, वो किसके कारण होती है? तो वो स्टोमेटा के कारण होती है। कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, केवल और केवल 9th की NCERT अगर आप पढ़ते तभी इस वर्ड को जानिएगा, नहीं तो आप नहीं जानिएगा, ठीक, स्टोमेटा। तो ये कहाँ पर उपस्थित होता है? तो ये पत्तियों में उपस्थित होता है। स्टोमेटा जो पत्तियों के रंध्र या छिद्र होते हैं उनमें उपस्थित होता है स्टोमेटा। और ये किसके लिए हेल्प करता है? स्टोमेटा जो कोशिकाएं होती है, ये दोस्तों हेल्प करती है आपके वाष्प उत्सर्जन की क्रिया में, ठीक। चलो अब बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। बात कर ली अपन ने, हो गया हमारा। अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उनकी बात करते हैं, जो कि क्या थे? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर आप जो है कि MP पुलिस का पेपर लगा रहे प्रीवियस ईयर वाला, तो वहां पे एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का भाग है। ऑप्शन में दिया था कोलेनकाइमा, दूसरा था स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, तीसरा था मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, और चौथा था दोस्तों जाइलम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जाइलम, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। चलो तो डस्टर किधर गया? डस्टर, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, एक तो जाइलम, फर्स्ट वाला लिखेंगे आप जाइलम, और सेकेंड फ्लोएम, फ्लोएम और जाइलम, ठीक है। इनका क्या वर्क रहता है तो आप समझ लीजिए, ये दोनों के ही दोनों, इनको ही क्या बोला जाता है? इन्हें अपन संवहन ऊतक बोलते हैं, मतलब कि वस्कुलर बंडल्स का निर्माण करते हैं जाइलम और फ्लोएम। इन्हीं के द्वारा जो है, जो वृक्ष आप देखते होंगे जिनसे इमारतें लकड़ी बनाई जाती है ना, जिससे फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, उन फर्नीचर्स में जो सहायक रहते हैं जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से ही जो है उनमें एनुअल रिंग्स का निर्माण होता है, और एनुअल रिंग्स के माध्यम से ही जो लकड़ी बहुत ज़्यादा कठोर होती है, ठीक है। तो बेसिकली जाइलम की बात करें अपन, तो जाइलम का काम क्या होता है? जैसे ही आप देख सकते हैं, यहाँ से ज पकड़ेंगे और ज से लिखेंगे जल, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर फ से लिखेंगे और फ से पकड़ेंगे फूड, फूड मतलब खाना, ठीक है। तो अब समझिए, जल की बात करें तो आपने पौधों में सुना होगा कि जल कहाँ पे होता है? जमीन में होता है। अगर जैसे कि
पेड़ों को, वृक्षों को अनुकूल रहने के लिए, मतलब वातावरण में जीवित रहने के लिए आवश्यक क्या होता है? जल होता है। अगर जाइलम नहीं रहेंगे तो जल का जो है ऊपर तक कैसे पहुंचेगा? भाई हवा से तो नहीं पहुंचेगा, है ना। तो जल एक प्रकार की पाइप की तरह ही रहते हैं, इस टाइप के जो है ये जाइलम होते हैं इनमें, ठीक, इस टाइप के, ठीक है। तो जल का जो जाइलम का काम होता है, ये जो जड़ों के द्वारा जो जल को और जो विभिन्न खनिज लवण होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, इनको अवशोषित कर कर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? जाइलम करते हैं। तो ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं मेनली? हालांकि सभी भागों में उपस्थित होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जड़ में उपस्थित रहते हैं। तो आप इनका जड़ में देख सकते हैं। और बात करते हैं फ्लोएम की, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पत्ती में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो पत्ती द्वारा भोजन का निर्माण होता है वृक्ष के माध्यम से, तो पत्ती द्वारा जड़ों तक जो लाया जाता है, किस जो फूड को लाते हैं, वो कौन काम करते हैं? वो फ्लोएम काम करते हैं। तो मेनली दो इंपॉर्टेंट जाइलम और फ्लोएम के काम है। जाइलम का काम क्या है? जल को पहुंचाना, और जो फ्लोएम का काम है वो क्या है दोस्तों? क्या करना? भोजन, मतलब फूड को पहुंचाना। ये कहाँ पाए जाएंगे? पत्तियों से फूड को कहाँ पहुंचाएंगे? तने और जड़ तक पहुंचाएंगे। और ये जड़ से जल को कहाँ पहुंचाएंगे? जल और खनिज को पत्ती, तना और अन्य भागों तक, ठीक है, इस टाइप से। जाइलम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो रह जाते हैं उनकी बात करते हैं फिर से। ये जो पौधे की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक अपन ने बात करी थी किस चीज़ की? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो भी सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। और जो जाइलम और फ्लोएम है उनका भी जो कार्य होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ही होता है। ओके, चलो एक चीज़ है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लेक्टिफेरस ऊतक, एक आपको याद रखना है, लेक्टिफेरस ऊतक, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेक्टिफेरस ऊतक, लेक्टिफेरस टिश्यू। ये क्या काम करते हैं? तो जो लैक्टोज का निर्माण होता है, आपने पेड़ में देखा होगा लैक्टोज, ठीक है, लेटेक्स, मिल्की लेटेक्स, आपने अगर किसी पेड़ को आप तोड़ते हैं तो वहाँ पर जो है दूधिया रंग का जो है आपको कुछ लिक्विड निकलते रहते हैं, जैसे मिल्क बोलते हैं अपन, मिल्की फ्लड, मिल्की फ्लड, ठीक है। तो उसका निर्माण किससे होता है? लेक्टिफेरस टिश्यू से होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है मिल्की फ्लड, मिल्क फ्लड, जिसे दूधिया द्रव बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसे ही लेटेक्स बोला जाता है, लेटेक्स, ठीक है। तो लेटेक्स का निर्माण किस चीज से होता है? लेक्टिफेरस टिश्यू, ठीक है। तो ऊतक में इतना ही था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो सब का सब हो चुका है, ठीक है। अपन ने पूरे के पूरे फंक्शन देख लिए सभी के ऊतकों के। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में और इसी टाइप का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।